गर्मियों में एसी, कूलर, पंखे के बाद में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला उपकरण रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज ही होता है। और घर के लिए एक सुटेबल फ्रिज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फ्रिज के अंदर हम आइस के अलावा फ्रूट वेजिटेबल को भी फ्रेश रखने के लिए ही फ्रिज का उपयोग करते हैं, ताकि जितना भी सामान हम फ्रिज के अंदर रखें वो ज्यादा से ज्यादा समय तक फ्रेश रहे। तो यहाँ पर फ्रिज का चुनाव करते समय काफी ज्यादा कंफ्यूजन आती है, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी काफी ज्यादा वैरायटी आ गई है, काफी अलग अलग टेक्नोलॉजी के भी फ्रिज मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर हम आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपने लिए फ्रिज खरीदेंगे तो आप बिल्कुल एक बढ़िया फ्रिज अपने लिए खरीद पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। फ्रिज खरीदना है तो पैसे कितने लगते हैं, और पैसे आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट है सिंगल डोर वाले फ्रिज का और आप लेना चाहते हैं डबल डोर वाला फ्रिज, तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना एक बजट फिक्स कर लीजिए कि आपको 10,000 रुपए में फ्रिज चाहिए, 15 में चाहिए, 30,000 में चाहिए, लाख रुपए में चाहिए। तो ऐसे बजट फिक्स करने के बाद में आपको अगले पॉइंट को ध्यान में रखना है। बजट की अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, देन आपको आगे बताए गए पॉइंट को ध्यान में रख के अपने लिए फ्रिज लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है टाइप्स को लेकर, क्योंकि मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज आ रहे हैं। तो आपके लिए कौन से टाइप का सही रहेगा ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये आपको सस्ते मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नेचुरल कन्वेक्शन कूलिंग सिस्टम का उपयोग होता है, जिसके कारण ये ज्यादा बिजली की खपत करते हैं, और इनका उपयोग ऐसी जगह के लिए बिल्कुल सही रहता है जहां पर पावर कट बहुत ही कम रहते हैं। अगर आपके यहाँ पर पावर कट ज्यादा रहते हैं तो इस प्रकार के फ्रिज आपके लिए सही नहीं रहेंगे। इसके बाद में आते हैं फॉरेस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, इन्हें फॉरेस्टलेस रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है। इनके अंदर इलेक्ट्रिक फैन का यूज किया जाता है, जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर हवा को सर्कुलेट करता रहता है, जिससे कि इनके अंदर फॉरेस्ट नहीं बनता। और ये फ्रिज डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर से काफी ज्यादा एनर्जी में एफिशिएंट होते हैं और काफी कम बिजली में ही आपका काम चला देते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने इसके फायदे होते हैं वैसा ही इसका प्राइस होता है, यानी कि ये डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर से आपको महंगे मिलने वाले हैं। तो अगर आपको बजट की दिक्कत नहीं है, देन आपके लिए ये रेफ्रिजरेटर भी बिल्कुल बेस्ट रहेगा। इसके बाद में आते हैं साइड बाय साइड वाले रेफ्रिजरेटर, और इनका उपयोग मोस्टली ज्यादा सामान रखने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि ऐसे फ्रिज के अंदर आपको दो अलग अलग डोर मिलते हैं। एक तरफ फ्रीजर का सेक्शन होता है, दूसरी तरफ रेफ्रिजरेटर का सेक्शन होता है, और ये साइज में काफी बड़े होते हैं, इसलिए आप इनके अंदर काफी ज्यादा चीजें रख सकते हैं, और इनकी प्राइस भी दूसरे रेफ्रिजरेटर से काफी ज्यादा होती है। तो अगर आपको ज्यादा बड़े रेफ्रिजरेटर की जरूरत है, ज्यादा सामान रखने की जरूरत है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आप दुकान वगैरह के लिए इसे लेना चाहते हैं, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर। इसमें भी आपको दो अलग अलग डोर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक रेफ्रिजरेटर का कंपार्टमेंट होता है, दूसरा नीचे फ्रीजर का ड्रॉर भी दिया होता है। इस प्रकार के फ्रिज का उपयोग ज्यादातर फ्रेश वेजिटेबल को रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद में आता है बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर। इस प्रकार के फ्रिज के अंदर आपको नीचे की तरफ फ्रीजर दिया जाता है, ऊपर की तरफ रेफ्रिजरेटर का कंपार्टमेंट दिया जाता है। इस प्रकार के फ्रिज का उपयोग टॉप फ्रीजर वाले फ्रिज के मुकाबले ज्यादा फ्रेश फूड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इस प्रकार के फ्रिज का उपयोग भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है टॉप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर। इस प्रकार के फ्रिज के अंदर आपको ऊपर का जो सेक्शन मिलता है वो फ्रीजर का मिलता है, और नीचे का जो सेक्शन मिलता है वो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का होता है। ये सबसे ज्यादा स्पेस एफिशिएंट होते हैं, और ये मार्केट के अंदर काफी सस्ते भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर की जरूरत है तो आप ये भी ले सकते हैं। तो ये थे कुछ अलग अलग प्रकार के रेफ्रिजरेटर। जिस प्रकार के रेफ्रिजरेटर की आपको जरूरत है उस प्रकार का आप ले सकते हैं। इसके बाद में आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है कैपेसिटी को लेकर। यहाँ पर थंब रूल ये कहता है कि अगर सिंगल पर्सन को रेफ्रिजरेटर यूज करना है तो 150 लीटर कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर ले सकता है, और 2 से 3 बंदों की फैमिली के लिए 250 लीटर से 300 लीटर कैपेसिटी वाला फ्रिज सही रहता है, और लगभग 4 या 5 मेंबर की फैमिली वाले के लिए 450 लीटर का फ्रिज सही रहता है। हालांकि जो साइज है वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आपकी फैमिली में ज्यादा बंदे हैं तो आपको ज्यादा बड़े फ्रिज की जरूरत है, क्या पता आप बहुत कम सामान उसके अंदर रखना चाहते हो। तो अगर आप अपने सामान के अनुसार भी लेना चाहते हैं तो भी आप छोटा फ्रिज ले सकते हैं। हालांकि मेरा सजेशन यही रहता है कि आप थोड़ा सा बड़ा फ्रिज लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप थोड़ा सामान रख रहे हैं और इन फ्यूचर अगर आपको ज्यादा सामान रखने की आवश्यकता पड़ गई तो आप फ्रीजर का साइज बढ़ा नहीं पाएंगे। ऐसे में पहले ही आप थोड़ा सा बड़ा फ्रिज लेकर चलें। इसके बाद में आता है रेटिंग पॉइंट। अभी जितने भी फ्रिज मार्केट के अंदर आते हैं सभी के ऊपर आपको अलग अलग रेटिंग मिलती है। किसी के ऊपर 1 स्टार की रेटिंग मिलती है, किसी पर 3 स्टार की, किसी पर 5 स्टार की। अगर
अगर आप सबसे कम बिजली खपत करने वाला फ्रिज लेना चाहते हैं तो आपको 5 स्टार रेटिंग वाला फ्रिज लेना चाहिए। लेकिन अभी फ्रीजर के अंदर भी इन्वर्टर कंप्रेसर आ गए हैं जो पुराने अपने फ्रीजर होते थे उससे काफी कम बिजली की खपत करते हैं, और जैसे आपका इन्वर्टर एयर कंडीशनर काम करता है वैसे ही वह काम करते हैं। लगातार लंबे समय तक चलाने पर इन्वर्टर कंप्रेसर आपके फ्रिज को बहुत ही कम पावर में भी ठंडा रख सकता है। तो आपको ये पॉइंट भी कंसीडर करना होगा कि अगर आप कम बिजली खपत करने वाला फ्रिज लेना चाहते हैं तो इन्वर्टर कंप्रेसर वाला ही फ्रिज खरीदें। यहाँ पर मेरे पास जो है वर्लपूल कंपनी का ये इन्वर्टर कंप्रेसर वाला ही फ्रिज है, जिसकी पावर कंजप्शन स्टार्टिंग की ही लगभग 90 से 100 वाट के करीब होती है, और जैसे ये ठंडा हो जाता है वैसे ही इसकी पावर कंजप्शन बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे कि आप एक सही फ्रिज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप फीचर को देखते हुए फ्रिज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके अंदर आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं, जिसको जैसी जरूरत है वैसा फीचर वाला फ्रिज ले सकता है। तो चलिए 1 बाय 1 इनके फीचर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है वाटर डिस्पेंसर को लेकर। अगर आप वाटर डिस्पेंसर वाला फ्रिज लेते हैं तो इसमें आपको एक अलग से सेक्शन मिल जाता है जिसमें से आपको बिल्कुल ठंडा पानी मिलता है, और इस प्रकार के फ्रिज को आपको खोलने की भी जरूरत नहीं है, बाहर से ही आप ठंडा पानी ले सकते हैं। इससे अगला आता है आइस डिस्पेंसर वाला। इस प्रकार के फ्रिज के अंदर भी आपको अलग से एक ऐसा सेक्शन मिलता है जिसमें आपको फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही आप उसके अंदर से आइस निकाल सकते हैं। इससे अगला फीचर आता है एडजस्टेबल शेल्फ को लेकर। जितने भी फ्रिज आते हैं मोस्टली के अंदर आपको एडजस्टेबल शेल्फ मिल जाती है, जिससे कि आप उनके अंदर का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन लेने से पहले एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए कि आप जो फ्रिज ले रहे हैं उसके अंदर भी एडजस्टेबल शेल्फ मिल रही है या नहीं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम बड़े बर्तन को भी उसके अंदर रखना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर जो शेल्फ है वो एडजस्ट हो सकती है, तो ऐसे में बड़ा बर्तन भी आप इजिली अपने फ्रिज के अंदर रख पाएंगे। इससे अगला फीचर आता है डोर इन डोर कंपार्टमेंट। जहां पर फ्रिज को बार बार खोलने की जरूरत पड़ती है वहां पर आपको इस फीचर को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि आप अगर बार बार पूरा फ्रिज खोलेंगे तो वो बहुत कम ही ठंडा होगा और ठंडा होने के लिए भी काफी ज्यादा समय लेगा। इसीलिए अगर आपको फ्रिज को बार बार खोलने की आवश्यकता पड़ती है तो डोर इन डोर कंपार्टमेंट वाला फ्रिज ही लें। और इससे अगला फीचर आता है स्मार्ट फीचर। अभी काफी कंपनियों के फ्रिज के अंदर स्मार्ट फीचर भी देखने को मिलते हैं। अभी काफी तो इतने एडवांस फ्रिज आ गए हैं कि आपने जो फूड आइटम फ्रिज के अंदर रखे हैं वो बाहर से ही डिस्प्ले पर आपको दिखा देता है, और अगर आप निकालते हैं तो वहां पे वो काउंट कर लेता है। इसके अलावा रेसिपी तक भी आपको वो बता देता है। जितने भी फूड आइटम आपने फ्रिज के अंदर रखे हैं उनको सिलेक्ट करके अगर आप कोई रेसिपी जानना चाहते हैं तो ऐसे तमाम फीचर वाले भी रेफ्रिजरेटर अभी मार्केट के अंदर आ चुके हैं। तो अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो ऐसे फीचर वाले भी ले सकते हैं, लेकिन वो उतने ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इतने सारे पॉइंट और फीचर को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए एक परफेक्ट फ्रिज ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी भी ब्रांड का लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एरिया के अंदर पता कीजिए कि उस ब्रांड की सर्विस अच्छी मिल रही है या नहीं, और जो भी रेफ्रिजरेटर आप सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले उसका ऑनलाइन रिव्यू चेक कीजिए, उसकी प्राइसिंग चेक कीजिए, उसके बाद में अपने लोकल मार्केट के अंदर भी जाकर उसका प्राइस चेक कीजिए। और यहाँ पर सबसे अच्छा है कि जिसने पहले उस फ्रिज को परचेज किया है उससे भी आप उसका रिव्यू ले सकते हैं। इससे अगला फीचर आता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन वाले रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर मार्केट के अंदर काफी ऐसे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले रेफ्रिजरेटर आ चुके हैं जिसके ऊपर आप अलग से स्टेबलाइजर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक वो वाइड रेंज के अंदर काम करते हैं। अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज कम भी आते हैं तो भी वो अच्छे से काम कर सकते हैं, और अगर ज्यादा आते हैं तो भी वो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज अप डाउन होते रहते हैं तो आप स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन वाला ही रेफ्रिजरेटर खरीदें। अब बात करते हैं सबसे अहम पॉइंट की, जो कि होता है वारंटी को लेकर। यहाँ पर मार्केट के अंदर जितने भी फ्रिज आते हैं उनके ऊपर आपको अलग अलग वारंटी देखने को मिलती है। तो आपको ऐसे इन्वर्टर का चुनाव करना है जिसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा वारंटी मिले। ओवरऑल रेफ्रिजरेटर के ऊपर आपको लगभग 1 साल तक की वारंटी वाले रेफ्रिजरेटर मिल जाते हैं। वहीं पर उनके कंप्रेसर के ऊपर आपको 20 साल तक की वारंटी वाले भी रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम वारंटी वाला ही रेफ्रिजरेटर खरीदें। हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन आप उतने लंबे समय तक उसका यूज टेंशन फ्री होकर यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर खरीद पाएंगे। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।